आज हमारा साइंस का फर्स्ट क्लास है, कल मैथ्स का हमारा हुआ था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने बताया था आपको मैं क्वेश्चंस लेके चलूँगा, क्योंकि हमने चैप्टर तो पढ़ ही रखा है, लेकिन एक फास्ट रिवीजन ज़रूरी है। एक बार थ्रू आउट मूव करने के लिए सारे जितने भी हमारे वर्ड्स इसमें यूज होते हैं, जो भी डिफिनीशंस हैं और जो भी इसमें डेरिवेशंस हैं, वो सारे एक बार हम कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ये जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसका स्टार्टिंग क्या है चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइडिया ऑफ चार्ज। आइडिया ऑफ चार्ज, सबसे पहले तो ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये आखिर चैप्टर आया कहाँ से, इसकी पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी और कहाँ से प्रोड्यूस हुआ चैप्टर। तो आपको पता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इस ऑब्जेक्ट में, उस मैटर में एक मास होता है। क्या होता है? मास होता है। हर ऑब्जेक्ट का एक कुछ न कुछ मास होगा कि नहीं होगा? तो मास के बिना तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो वो मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन मास के अलावे भी कुछ ऐसी चीज़ें हमारे ऑब्जर्वेशन में आई। फिजिक्स क्या है कि जो भी हमारे आसपास जो भी फिनोमेना होती है उसी को हम लॉ के फॉर्म में लिखते हैं और उसी को स्टडी करते हैं। यही तो फिजिक्स है ना। तो हमारे पास जैसे हमने क्या किया, अपने इस पेन को रब किया और जब इसको पेपर के छोटे टुकड़े के पास ले गया तो इसने इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे मतलब इस चीज़ को जब ऑब्जर्वेशन में लाया गया तो देखा गया कि आखिर अट्रैक्शन हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कुछ न कुछ और भी मैटर के अंदर होता है। तो वहाँ से डेवलपमेंट के थ्रू ये हमारे सामने आया कि मैटर की जो एक प्रॉपर्टी है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो है उसका चार्ज। यानी कि मैटर के अंदर चार्ज भी होता है। मास के साथ साथ क्या होता है? चार्ज होता है। इन फर्दर डेवलपमेंट आप सब लोग जानते हैं कि मैटर एटम से बना है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं ना। तो आप ये भी पढ़ चुके हो 9th क्लास में कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जो पहला आइडिया आया उसमें जो हमने एक एज ए कन्वेंशन सपोज किया, क्या सपोज किया कि अगर ग्लास रॉड को रब करते हैं हम सिल्क क्लॉथ से, ग्लास रॉड को हम किससे रब करते हैं? सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, तो हमें कार्बन रॉड की तरह होती है देखने में। जो ग्लास रॉड है एबोनाइट, जो चार्ज डेवलप हुआ, सब्सटेंस हो गया। ठीक है ना, उस चार्ज एबोनाइट क्या रॉड को जो हमने पॉजिटिव चार्ज बोला, किस पे क्या बोला? किया वुलन क्लॉथ्स पे। और हमें क्या मिला? हमने क्या चार्ज माना? जैसा देखा इस पे नेगेटिव चार्ज मिला। ऐसा हम कन्वेंशनली मानते हैं। और वुलन क्लॉथ पे क्या कन्वेंशनली माना? पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसे माना? कन्वेंशनली, मतलब जो हमने एक सपोज कर लिया हाइपोथेटिकली कि हाँ ये पॉजिटिव या नेगेटिव मान लिया हमने। ठीक उसी तरह से जब हमने एबोनाइट की रॉड को वुलन क्लॉथ्स पे रब किया तो वहाँ पे जो हमें चार्ज डेवलप हुआ उसको हमने क्या मान लिया? नेगेटिव। ये एबोनाइट रॉड पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? नेगेटिव। इस पे जो चार्ज डेवलप हुआ वो कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो चार्ज का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसके बारे में समझते हैं कि अब यहाँ से डेवलपमेंट होकर के आपने दो चीज़ें मिली कि हमारे पास दो टाइप के चार्ज होंगे। एक होगा कैसा? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज। तो इन चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चार्ज का। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो लाइक चार्जेज होती हैं, सेम चार्जेज होती हैं, वो आपस में क्या करती हैं? दूसरे को रिपेल करती हैं। क्या करती हैं? रिपेल करती हैं। वेयर एज द अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर, वेयर एज डिफरेंट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। बात समझ में आ रही है?
तो ये तो पहला हुआ कि सेम चार्ज रिपेल, है ना, वेयर एज डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट। ये तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, अच्छी तरह से जानते हैं। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसको हम अगले पेज में पढ़ लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है चार्ज का, कि जो चार्ज होते हैं वो कैसे होते हैं, कुछ याद आ रहा है? चार्ज कैसे होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। क्या हमने पढ़ा प्रॉपर्टी में कि चार्जेस आर, जो प्रॉपर्टी यहां यूज करने जा रहे हैं, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी ना हमारी, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्जेज आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्जेज नेचर में कैसी होती हैं? क्वांटाइज्ड होती हैं। क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या है? कंप्लीट, एक पैकेट के फॉर्म में। वी नो वेरी वेल दैट हाउ चार्ज फॉर्म्ड आफ्टर डेवलपमेंट, वी कम टू नो अबाउट द एटम एंड फाइनली अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उन पे चार्ज कितना होता है, ये सब हमने अभी स्टडी किया है 9th क्लास में। तो यू नो वेरी वेल दैट 1 इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कोलम। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कोलम। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सी से। याद हो गया? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम। बेटा बंद कर दो, घर पे पढ़ लेना, यही सुनो ध्यान से। हाँ वही सुनो, बंद कर दो बुक पे ध्यान मत दो बिल्कुल। यहाँ आए हो तो सिर्फ यही सुनो, ये अभी कभी याद करते जाओ, है ना, अलग से याद नहीं करना पड़े। ठीक है, हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम घर पे अपना टाइम वेस्ट ना हो, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ बिल्कुल, तो आप अच्छी तरह सुनोगे तो घर पे नहीं देखना पड़ेगा, है ना, अभी के अभी याद हो जाएगा, तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और फिर हम लोग अच्छे क्वेश्चंस पे भी चलेंगे। ठीक है, तो चार्जेज आर क्वांटाइज्ड इन नेचर, हमने पढ़ा है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चार्ज हमें मिलेगा, कि भाई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो आया होगा वो कैसे आया होगा, यहाँ पर कहीं न कहीं से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ होगा इस पर, तभी तो चार्ज आया होगा ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नेगेटिवली चार्ज होता है और उसी के ट्रांसफर से इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आया होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो एनी चार्ज डेवलप एट एनी सरफेसेस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। सो चार्ज का जो नंबर होगा, जो चार्ज बनेगा वो कैसा होगा? क्वांटाइज्ड होगा। मीन्स वो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे अब इस पे 10 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 10 इंटू दिस चार्ज आ गया, इस पे 1000 आ गया तो इतना इंटू 1000 चार्ज आ गया इस पे, ये बोलेंगे ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कैरी करता है, कितना कैरी करता है इलेक्ट्रॉन चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका मीनिंग ये हुआ कि जहां भी चार्ज डेवलपमेंट होगा वो इसी के मल्टीपल में होगा, इसी को बोलते हैं कि चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिटा देता हूं इसको। अभी सीखा कि चार्ज के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर एंड चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर, यानी जो भी होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे जो हमारे इसी पर बेस्ड है। क्वांटाइज्ड इन नेचर का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी चार्ज जो बनेगा, वो चार्ज Q वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज में किसी न किसी नंबर के मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया इस वाले कैरेक्टरिस्टिक से।
कोई भी चार्ज कैसे बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q इक्वल टू एन ई, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए मैंने इस कैरेक्टर को यहां पढ़ाया था इस वाले पेज पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जो यहाँ डाला है मैंने। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगे होंगे, तो पता है कि Q कितना है, तो 1 कूलम्ब। Q कितना दिया है हमारे पास में, 1 कूलम्ब। और N निकालना है, N कितना होगा, E कितना है आपको 1.6 इंटू 10 पावर -19। फॉर्मूले में बिठाते हैं, ठीक है, और सॉल्व करते हैं। बिठाएं फॉर्मूले में और हम लोग सॉल्व करते हैं ग्रीन कलर में, शायद दिखता है कि नहीं दिखता बता देना मुझे। तो Q इक्वल टू 1 कूलम्ब और N को रखा हमने N, क्योंकि N तो निकालना है, और E कितना है 1.6 इंटू 10 पावर -19। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां से N इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 1/1.6 इंटू 10 पावर -19। सॉरी नीचे था ना, ये अपॉन में है पूरा पूरा। N इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 पावर -19। ठीक है, आप डिवाइड करेंगे तो 19 तो ऊपर चला जाएगा सीधा सीधा, बताओ जाएगा नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा 10/16, पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 आ गया, और नीचे 6 से 16 बन गया पूरा, और ये 10 पावर कितना है, ये 19 है, 19 है। अब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 16 को 10 की पावर 19 सॉरी इंटू 10 पावर 19। अब डिवाइड करो 4 से, अब इसमें से एक ले लेते हैं, इधर ले ले तो कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। ये इसको 18 कर देते हैं, ये पूरा पूरा कैंसिल करना है ना 16 से हमको, तो और भी ले सकते हैं इसमें हम। कितना ले लें बताओ, कितने टाइम में जाएगा। यहाँ पे हमने 19 था ना, 19 था तो हमने यहाँ पे 100 करेंगे तो 25 आएगा, फिर 100 करेंगे तो फिर 25 आएगा। ठीक है ना, 100 ही ले लेते हैं। तो 10 पावर कितना हो गया बेटा, यहाँ पे कितना हो गया, 18, और ये हो गया आपका 100। जब इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 4 से 25 आएगा, फिर डिवाइड करके कितना आएगा, तो 6.25 आएगा इंटू 10 पावर 18। तो 10 तो पहले से था ना, तो 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 कूलम्ब का चार्ज बनाते हैं। इज इट क्लियर? बोलो, किसी को डाउट है? Q इज यानी चार्ज, टोटल चार्ज कितना बना, Q इज चार्ज। यूनिट क्या होता है उसका, ऐसा यूनिट कूलम्ब, याद रखना। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, यही वाला कूलम्ब, 1 कूलम्ब जो लिखा है ना वही कूलम्ब। कोई डाउट? नो डाउट। चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है अब ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? देखो, करंट जो हमें पढ़ना इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। तो उसके पहले क्या मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट, जो भी हम पढ़ रहे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो कैसे हुआ। मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो है या चार्ज जो है वो फ्लो कैसे करता है, उसके पीछे रीजन क्या है। वाटर को आप इसके अंदर फिलअप कर दो, इस पाइप के अंदर में, मुंह बंद है ऐसे दोनों तरफ से, और दोनों इक्वल हाइट पे है, तो वाटर इसी के अंदर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे डाउन करो
तो वाटर किधर मूव करेगा, जिधर की ओर डाउन है। यहाँ का प्रेशर ज़्यादा, यहाँ का प्रेशर, वाटर कैसे मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक उसी तरह से आपका जो करंट का मूवमेंट होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। तो समझना पड़ेगा ना कि पोटेंशियल है क्या, इसीलिए हम पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। ठीक है कि भाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। तो आपका ये मूवमेंट होता क्यों है, क्या रीजन है इसका। तो इसके लिए हमें 2-3 चीज़ें सीखनी है। एक चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है, तो जैसे आपने इसका एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक मैग्नेट को आपने अपने पास हाथ पे रख रखा है, कहीं रख लिया, उसके पास एक दूसरा छोटा मैग्नेट लेके जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि उस मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है। लेकिन ये मैग्नेट यहाँ पे, ये यहाँ पे है, कुछ करेगा आपस में, नहीं करेगा। और क्लोज गए, कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है। और क्लोज गए, कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा। अब यहाँ आ गए, अब इसका इफेक्ट दिखने लगा। ये इधर मूव कराएंगे तो मैग्नेट भी मूव करेगा, अगर रिपेल करने वाला हो तो रिपेल करता चला जाएगा, अट्रैक्ट होता अट्रैक्ट होता चला आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मैग्नेट के अराउंड, ये हमारा एक मैग्नेट था, इसके अराउंड एक हमारे पास फील्ड डेवलप है, जिस रीजन में अगर हम किसी दूसरे मैग्नेट को लेकर आते हैं इस फील्ड के अंदर, तब यह अट्रैक्ट या रिपेल होता है। तो मैग्नेट के अराउंड जो हमारा एक एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही ठीक एग्जैक्टली इन सेम वे एवरी चार्ज, किसी भी चार्ज के अराउंड, एक चार्ज है Q, इस चार्ज के अराउंड एक फील्ड डेवलप होगा। जब इस फील्ड में जब कोई चार्ज आएगा तो चार्ज उसको या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज दैट्स कमिंग नियर दिस चार्ज। तो अब इस फील्ड को द रीजन अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इन विच एनी अनदर चार्ज इज अट्रैक्टेड और रिपेल या फिर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, या उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। A region around any charge in which any another charge experience a force is called electric field region या electric field। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसके अंदर कोई भी चार्ज अगर आएगा तो इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। अगर ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हो तो क्या करेगा, इसको भगाएगा दूर, और नेगेटिव है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब यहीं से पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। कैसे, अगर हम किसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, ठीक है, और इसमें हम एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ले जाना चाहते हैं, लेकर जा रहे हैं, और आगे इस पॉइंट P तक। तो हम जब इस पॉइंट P तक आएंगे तो क्या हमें कोई वर्क करना पड़ेगा? यस सर। हमें एक वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी किया, तो वर्क होगा। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा है ना आपने? तो यहाँ पर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। बात समझ में आ रही है? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका, किसका? जो चार्ज का, और हमने फोर्स लगाने पे, तो ये वर्क जो है यहाँ पर उसके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया है। जैसे हमने पढ़ा था ना पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल पढ़ा था, याद है आपको 9th क्लास में, कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम छत पे ले जाते हैं तो वर्क करते हैं और ऊपर रखते हैं, तो एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। ऊपर से ईंट यहाँ से उठा के छत पे ले गए, तो आपने एनर्जी खर्च करी ना, तो एनर्जी क्या हो गई? उसमें जो वर्क आपने किया इस ईंट को ऊपर ले जाने में, ब्रिक्स को छत पे ले जाने में, उतनी एनर्जी जाकर लगी किसमें? ईंट को मिल गई। जो वर्क आपने किया वो वर्क जाके उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो गया? स्टोर्ड हो गया। आपने धनुष वाले उस जो एरो को चढ़ा करके जब खींचा, तो आपने अपने मसल से फोर्स लगाया, वर्क किया, तो उसमें जाकर एनर्जी में स्टोर्ड हो गया। आप छोड़ोगे तो क्या होगा? वो एरो मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म उसमें जाकर डेवलप हो जाएगा वो। वैसे ही छत पे आपकी जो ईंट पड़ी उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि आपने वर्क डन किया है ग्रेविटी के अगेंस्ट, ठीक है, तो वो जाकर के एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया, ठीक है।
तो इसी तरह से जो वर्क डन किया है वो यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। कैसे स्टोर्ड है चेक करेंगे, यहाँ छोड़ेंगे तो क्या होगा, इसके जो फोर्स लग रहा है रिपल्सन फोर्स, इससे ये उल्टे पाँव भागेगा, यही इसके पास एनर्जी है। हम छत से ईंट को छोड़ेंगे सीधे नीचे आएगी, वही उसकी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी, नीचे आएगी तो आपका काम करके जाएगी। कोई अगर नीचे है तो काम तमाम भी करके जा सकती है। तो दिस एनर्जी, जो भी वो एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट होगी, वर्क से फिर एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो जो हमने वर्क डन किया वो इसमें एनर्जी के फॉर्म में गई, इसी एनर्जी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। इस पी पॉइंट का पोटेंशियल है। अब कोई आया गुस्से में बोला मैं इसको इसके बिल्कुल पास लेके जाऊंगा, ये पॉइंट क्यू है, ये क्यू का पोटेंशियल है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है कि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है? क्यू का पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर हमें किसी चार्ज को छोड़ूंगा और ये ट्रैक मैंने दे दिया तो वो चार्ज इधर से इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज की इधर से इधर जाएगा, क्यू से पी की तरफ आएगा। यानी चार्ज का मूवमेंट कैसे होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। क्या समझ नहीं आया? चलो इसको समझो। यहां से हम लेकर गए पॉइंट एम तक, ये हमारा एम पॉइंट है, ठीक है? क्या कट कट होने दो, कट कट अब देख लिया जाएगा इसको, ठीक है? हम कहां ले गए इसको, एम तक ले गए, ठीक है? और आप ले गए उसको, आपके अंदर ताकत कम थी, आप एन तक ही ले जा पाए। इस अब छोटा ऐसा ऐसा ना, एक्चुअली पॉइंट को हम बड़े लेटर से दिखाते हैं जनरली, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है बी। तो आप, मैं लेकर ए तक गया, आप बी तक गए। अब मैं पॉइंट को इसको छोड़ूंगा तो यहाँ पहले बताइए कि यहाँ लाने में एनर्जी ज़्यादा लगी होगी, यहाँ ज़्यादा लगी होगी एनर्जी ए तक लाने में। इसका मतलब ए का पोटेंशियल ज़्यादा, बी का पोटेंशियल कम है। तो हमारा जो मूवमेंट होगा वो किधर की ओर होगा, पॉइंट का ए टू बी मूवमेंट होगा। तो कैसे मूव हो रहा है, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। करंट कैसे मूव करती है, हाई पोटेंशियल से। दिस इज द कॉन्सेप्ट हाउ करंट मूव्स, ठीक है? बात समझ आई? हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट का मूवमेंट होगा। हम अभी इस चीज़ को और डिस्क्राइब करेंगे। अभी ये बात समझ में आ गई? व्हाट इज पोटेंशियल, ध्यान से सुनना, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। इनफाइनाइट से, हिंदी में इनफाइनाइट से ये इनफाइनाइट है इसके लिए, क्योंकि इसकी बाउंड्री शुरुआत यहाँ से होती है, तो इसके लिए ये इन्फिनिटिव है, क्योंकि इसके आगे इसका फील्ड है ही नहीं, तो उसके लिए इन्फिनिटी है। जहाँ तक हमारी आँख नजर जाती है वहाँ तक हमारे लिए सब कुछ है, उसके बाद हमारे लिए इन्फिनिटी है। वैसे इसके लिए, इस चार्ज के लिए इसके इधर इन्फिनिटी है। इनफाइनाइट पॉइंट से किसी चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आने में, किसी पॉइंट तक लेकर आने में जो वर्क डन होता है उसको हम उस पॉइंट का पोटेंशियल बोलते हैं। वर्क डन ही तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो उसको उस पॉइंट का पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमने WP वर्क किया, तो इसका पोटेंशियल VP होगा। पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल क्या हो गया, VP। कितना हो गया, VP, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है? और अगर हम Q पे चलेगा तो पोटेंशियल एट पॉइंट Q। तो क्या आपने पढ़ा, डिफिनेशन क्या पढ़ा पोटेंशियल का? टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, in an electric field, the work done in carry a charge, work done in carry a charge from infinity to any point in an electric field is called the point, it is called the potential of that point, ठीक है? क्या बोला, फिर से बोलो। किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, उस पॉइंट को, उस वर्क डन को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? इट क्लियर? तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल। अब दो पॉइंट के, अब इसका ए पर पोटेंशियल कितना होगा तो VA, बी पे पोटेंशियल कितना है VB। तो उन दोनों के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल क्लियर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है ना? डेफिनेशन तो हमें पता ही है, हम लोग उसमें पढ़ेंगे भी, ठीक है ना? क्लियर है ना? पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो चार्ज लेके आ रहे हैं वो कैसा चार्ज होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या है चार्ज? क्योंकि हर चार्ज के लिए अलग अलग फोर्स लगेगा ना, तो सबके लिए तो लेके चलेंगे नहीं, तो सबके लिए पोटेंशियल अलग हो जाएगा ना, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो इसीलिए जब पोटेंशियल निकालते हैं तो V इक्वल टू जो वर्क डन है ना, उसमें हम चार्ज की जो वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। ये जो वर्क डन है वो Q चार्ज को लाने में हुआ है। किसी Q चार्ज को हम लेकर के यहाँ तक आए तो वर्क डन कितना हुआ? W हुआ, ठीक है? तो हम एक चार्ज को लेके आते हैं, यूनिट मतलब सिंगल चार्ज को, एक यूनिट चार्ज मतलब 10 कूलम का चार्ज था तो इतना वर्क डन हुआ, तो एक कूलम के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया? V इक्वल टू W अपॉन Q। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। तो नेक्स्ट चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आई थिंक क्लियर हो चुका है, और पोटेंशियल पे हम क्वेश्चंस करेंगे अभी, है ना? अगला जो आगे हमें जो पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो सिंपल सा डेफिनेशन है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक? कन्वेंशनली मतलब जो हम पहले से मानते चले आ रहे हैं कि एक्चुअल में करंट क्या है? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, लेकिन है क्या करंट? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन है तो होता है क्या है? नेगेटिव। कन्वेंशनली हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में किसका फ्लो है? ये नेगेटिव चार्ज का फ्लो है। क्या? हाँ हाँ, आपको लिखना पड़ेगा, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमेशा आप देखा होगा ना कि जब भी हम अभी आगे हाँ पॉजिटिव नेगेटिव दिखाते हैं, शो करते हैं, करंट को दिखाते हैं तो सर्किट के अंदर, है ना? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज is called electric फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और भी लंबा डेफिनेशन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? नो 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 नो, ये डेफिनेशन में नहीं आता है। The electric current is a flow of electric charges called electrons in a conductor, such as a metal. The flow of charge per unit time through a particular cross section। और भी अच्छा डेफिनेशन, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू particular cross section is called electric current। तो यहाँ से इस आपको डेफिनेशन से करंट का जो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? I इक्वल टू Q अपॉन में T। जो फॉर्मूला मिला हमें वो मिला I इक्वल टू Q अपॉन T। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इसका SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है? 1 एम्पियर, अगर हम यहाँ पर I को 1 एम्पियर ले रहे हैं, ये कैसे आएगा 1?
तो चार्ज को भी 1 लेंगे, 1 कूलम लेंगे और टाइम को 1 सेकेंड लेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो अगर 1 कूलम पर सेकेंड किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज पास कर रहा है, इसका मतलब कि उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। क्या समझ में आया? कि किसी भी वायर से अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसमें कितना एम बोलेंगे? करंट 1 एम्पियर बोलेंगे। तो कभी आ सकता है कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो तो आप इसको भी 1 रखना, इसको भी 1 रखना, बोलना कि फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड इन 1 सेकेंड देन द करंट इन दिस करंट पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इज 1 एम्पियर। बात समझ में आई? क्लियर है? ओके। तो आपने पढ़ लिया कि करंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन पढ़ लिया, इसका ऐसा यूनिट देख लिया, फॉर्मूला देख लिया। तो आपने पढ़ा था अभी कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं I इक्वल टू एन ई अपॉन टी, क्योंकि आपको पता है कि Q इक्वल टू कितना होता है? एन ई। तो कई बार आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देता है और करंट की वैल्यू दी होती है, टाइम दिया होता है, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि भाई 1 सेकेंड से उस क्रॉस सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, है ना, जबकि उसका जो करंट उसमें से फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो वैल्यू पुट कर देंगे सारी चीज़ें इसमें। बात समझ आई कि नहीं आई? कि किसी क्रॉस सेक्शन से बोला गया कि भाई 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो आप बताइए कि इससे 5 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास कर गए, पूछ देगा ऐसा क्वेश्चन। तो टी की जगह 5 सेकंड रखेंगे, आई की जगह 4 एम्पियर पुट करेंगे, ई की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज डालेंगे तो एन निकल जाएगा, निकल जाएगा? बोलो। तो करंट से और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस फॉर्मूले से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसी तरह कोई डाउट, छोटी सी भी डाउट बताना है, छोटी भी डाउट है तो अमन। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जैसे ये वायर है और इस वायर का ये वाला पार्ट, ठीक है, जो इसको अगर यहाँ से कट कर कटाया तो ये जो पार्ट हमें दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया इसका, ये इसका ये पार्ट क्रॉस सेक्शन हो गया। हाँ ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक ये क्लियर है। तो आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का। और जो एम्पियर है एक बड़ा यूनिट है करंट का, इसलिए हम इसको मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में भी नापते हैं। तो आपका 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है? 1/1000 एम्पियर। कितना होता है? 1/1000 एम्पियर मीन्स 10 पावर -3 एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर सॉरी कितना होता है? 10 पावर -6। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 पावर -6 एम्पियर। म्यू जो सिंपल माइक्रो को म्यू से भी दिखाते हैं, ये ऐसे करके ये म्यू है, ऐसे लिखते हैं। तो आप इसकी छोटी यूनिट का भी यूज़ कर सकते हो, मिली एम्पियर का, ठीक है ना, और माइक्रो एम्पियर का। कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ें। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? क्योंकि करंट का फ्लो किसके थ्रू होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट से होगा, मतलब करंट के लिए एक पाथ चाहिए ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस, है ना, कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट का हम इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं ये देखने के लिए करंट पास कैसे करेगा। तो इट कंटेन्स मेनी अप्लायंसेस, है ना, इट कंटेन्स स्विचेस,
इट कंटेन्स रेजिस्टेंस एंड सेल, तो क्या बनेगा, सर्किट बनेगा, और सर्किट बनेगा तो उसमें से क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, ठीक है। और उस सर्किट को हम लोग डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं, जिसके हमको बोलते हैं उसको सर्किट डायग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ट्यूबलाइट, ये बल्ब सारे ग्लो कर रहे हैं, तो एक क्लोज्ड पाथ बना हुआ है। तो अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सर्किट। और उस सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि सर्किट में डिफरेंट अप्लायंसेज होते हैं, सबका हम फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे पास उन सारे कंपोनेंट के क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। जैसे सेल को दिखाना है तो सेल कैसे दिखाएंगे, ये है हमारा सेल, तो ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल और ये वाला उसका पॉजिटिव टर्मिनल। सेल कैसे दिखाते हैं, रेजिस्टेंस कैसे दिखाते हैं, आप बना लो, जैसे इधर बड़ा वाला उधर पॉजिटिव, इधर छोटा नेगेटिव। ये क्या है, रेजिस्टेंस, पढ़ा है आप लोगों ने ना, अच्छा क्या, कोई बात नहीं, मच्छर उच्छर ने किया होगा, ऊपर से एक खुट खुट कर रहा है, ऊपर से ये चल रहा है, कोई बात नहीं है ना, दोनों मिलकर डिस्टर्ब कर रहे हैं हम लोग, है ना, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम लोग काम करेंगे। तो कंपोनेंट सिंबल है ना, क्या, हाँ कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। कंपोनेंट सिंबल में हम पहले हमने देखा सेल, और फिर क्या आ गया, रेजिस्टेंस, और बताइए क्या क्या, बैटरी, बल्ब कैसे दिखाते हैं, बल्ब को ऐसे करके, ये दिखा दिया, बल्ब हो गया ना। हाँ सर, स्विच, स्विच कैसे दिखाते हैं, ओपन, ओपन स्विच, और ये हो गया क्लोज स्विच। टाइम खराब नहीं करेंगे, जल्दी देखते जाएंगे। हाँ सर, रेओस्टेट, वायर क्रॉसिंग विदाउट, ये क्या है, ये क्या है, क्या सर, रेओस्टेट, रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और कुछ है कि अगर वायर के ऊपर से वायर पास कर रहा है विदाउट टचिंग, तो ऐसे दिखाएंगे, विदाउट कांटेक्ट, है ना। और अगर आपको वायर जो है इसमें से कांटेक्ट पे है, ज्वाइंटेड है, तो इस तरह से दिखाएंगे, यहाँ पे डॉट रहेगा, है ना, वायर ज्वाइंट है यहाँ पे विदाउट टचिंग पास कर रहा है। और भी कुछ है, मीटर, वोल्ट मीटर, आमीटर वोल्ट मीटर, हाँ आमीटर वोल्ट मीटर। गैल्वोमीटर, तो आमीटर ए डाल दिया, ऐसे दिखाते हैं ना, इधर प्लस इधर माइनस। इस तरह से वोल्ट मीटर में भी यही, वी इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। तो आमीटर को वोल्ट मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और बताइए, गैल्वेनोमीटर, बैटरी के लिए एक या एक से अधिक सेल को दिखा देते हैं, जैसे कम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी से बोल दिखाते हैं। तो सपोज करो ये है, फिर ये हो गया, फिर ये, तो ये एक क्या है, कम्बिनेशन ऑफ सेल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी। इट क्लियर। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ, सॉरी कंपोनेंट सिंबल्स। जितने भी हमने कंपोनेंट यूज करने हैं सर्किट के अंदर में, उन कंपोनेंट के सारे सिंबल हो गए। आपको याद होगा आई थिंक, इसलिए मैंने सबका नाम नहीं लिखा, है ना, और लिखवाने की जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे, आप इसको रिवाइज करना घर पे जा करके ठीक से, ठीक है बेटा। तो ये कंपोनेंट सिंबल्स हो गए। अब इन कंपोनेंट सिंबल का यूज करके हम बनाते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, एक छोटा सर्किट डायग्राम बनाते हैं जिसके अंदर वोल्ट मीटर, आमीटर सब कुछ लगा के दिखाते हैं आपको, कि अगर एग्जाम में आता है कई बार कि ये डायग्राम सही है कि गलत है, तो आप वहाँ पर जज कर पाओ, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, हाँ दिखा रहा हूँ, वही दिखा रहा हूँ। तो हम एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, कि सपोज करो हमने एक सर्किट बनाना है, तो हमने एक सर्किट के अंदर ये हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद हमने सपोज करो यहाँ मतलब फैन है आपका, यहाँ पर आपने क्या लगाया है, बल्ब लगा दिया है, ठीक है, ये बल्ब है, ठीक है। फिर आपने आगे चल के यहाँ पर एक आपने आमीटर यूज़ किया है, यहाँ पर आपने यहाँ पर इन दोनों इस रेजिस्टेंस के बीच में एक वोल्ट मीटर यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है, वोल्ट मीटर यूज़ किया है, ठीक है। और ये आपकी यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, और बीच में यहाँ पर आपका की है जो क्लोज्ड है ना, और ये ऐसे अटैच्ड है। आप चाहो तो रियोस्टेट भी लगा के दिखा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मैंने दिखा दी है। अब यहाँ पे दिखाना है कि आमीटर की
एडिंग और वोल्ट मीटर की एडिंग कैसी होती है। अगर इधर यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है तो इसमें भी यहाँ पर इधर पॉजिटिव होगा और इधर निगेटिव होगा, यहाँ भी यहाँ पे पहले पॉजिटिव होगा और इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर ये उल्टा लगा हुआ है तो सर्किट में आपका समझो कि रॉन्गली करेक्ट किया गया है, इस बात का ख्याल रखना। ये आता है पेपर में कई बार बना के कि सर्किट एमीटर वाला समझ नहीं आया। एमीटर वाले में पहले प्लस है ना, तो पहले प्लस ही यहाँ होगा, बाद में माइनस होगा। नहीं वहाँ तो उस साइड तो माइनस था ना सर, तो उस साइड से क्या मतलब है हमें, पहले जो है प्लस, तो पहले इधर से प्लस से जा रहा है ना करंट, तो ऐसे तो प्लस उधर होगा, माइनस माइनस की तरफ होगा हमेशा। तो अगर ऐसा करेक्शन दिखाएगा तो ये करेक्ट है, अदरवाइज इसको उल्टा करके दिखाता है या उसको उल्टा करके दिखाता है तो क्या होगा, वो इनकरेक्ट होगा, रॉन्ग होगा। अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओम्स ने किन दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिया। उन्होंने रिलेशन दिया पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। तो ओम ने क्या बताया, आपने बताया था ना बेटा, आप ही तो ओम हो, इसका नाम भी ओम है, इनसे पूछिए इनका लॉ क्या है। लेकिन सर बीच में एच नहीं लगता हो इसके नाम, कोई बात नहीं, लगा देंगे बाद में, हमारे में लगता है। ठीक है। साइंटिस्ट तो बता दो भाई, ओम्स लॉ याद है, नहीं याद है आपको, साइंटिस्ट को याद ही नहीं अपना लॉ, बताओ, लो बना के भूल गया। कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आपको याद है V = IR, सीधा तुमने फॉर्मूला बता दिया। सर मैं बताऊं, यस, एट कांस्टेंट, अच्छा बताना दो। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। Electric current is directly proportional to volt. टू क्या, Volt वोल्ट नहीं, पोटेंशियल। potential. At constant temperature, current is flow through a conductor is directly proportional to the potential difference. नहीं पता है, लिखा है पूरा याद है। देखो सुनो सुनो सुनो, ये हमारे पास एक वायर है, ये ऐसा बोल सकते हैं कि एक ये हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया, तो और ये हमारा एक यहाँ पे हमने बैटरी अटैच कर दी, की लगा दिया, की क्लोज्ड है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगाया एक आमीटर। क्या लगाया, आमीटर। बार बार प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब समझाने के लिए लिख दिया मैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो ओम्स लॉ ये बताता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो I प्रोपोर्शनल टू V, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, V = R × I। R हमने एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का यूज किया, वेयर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वेयर R is the constant of proportionality which is called resistance of circuit, which is called resistance of circuit। कोई डाउट है तो बताइए। R इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, विच इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो ये हमारा ओम्स लॉ है। आगे हमें इसके बारे में और पढ़ना है ओम्स लॉ में कि ओम्स लॉ वेरिफिकेशन कैसे होता है, और जब इसका हम ओम्स लॉ का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको पता होगा इसका ग्राफ कैसा आता है। आपने पढ़ा ना, V = IR है ना, V = IR। तो इसका ग्राफ कैसा होगा बताइए। एक
स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना, ये ग्राफ है। इसमें हमने सपोज करो हमने यहाँ पे इस वाले पे हमने क्या लिया है, आई को लिया है, इस पे हमने वी को लिया है। तो ये हमारा आई वी ग्राफ है जिसपे हम दिखा रहे हैं कि हमारा जब वी को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हमारा, हाँ बोलो। इसमें तो आई लिया, इसमें वी लिया, इसमें आई लिया है। कहाँ पे लिए? इसमें हाँ तो वो आर को नहीं दिखाता ना, ग्राफ बिटवीन वी एंड आई है। वी एंड यहाँ इधर वी लिया है, हाँ, और उधर आई लिया है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वी आई लेगा ना तो उसमें आर नहीं दिखाएगा, वो डायरेक्टली आर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दिखाओ, इधर दिखाओ क्या करंट को इस पे लिया है। हाँ तो ये जो वी आई ग्राफ है ये, ठीक है ना, और मैं ले रहा हूँ जो आई वी ग्राफ है। तो ये जो आई वी ग्राफ ले रहे हैं। हाँ तो इसका R इक्वल टू वी अपॉन आई होता है ना, हाँ ठीक है। तो आई ऑल्सो इंक्रीजेज, रेशियो वी अपॉन आई रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर यहाँ से देंगे, एक मिनट रुक जाओ, ये अगर लेते हैं, ये हमारा क्या है, V है, ठीक है ना, सॉरी ये हमारा है V है और ये हमारा क्या है, I है। तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ से, V अपॉन आई होगा ना। इसका स्लोप कितना होगा, थीटा, टेन थीटा कितना होगा वो तो पूछ रहा हूँ। हाँ, वी अपॉन में आई, टेन थीटा कितना हो जाएगा, वी अपॉन में आई। होगा। यस सर। तो अब यहाँ से R इक्वल टू कितना होता है बताओ, V अपॉन आई होता है। एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए। यस सर, ये वो बता। स्टार्टिंग ही बता रहा हूँ, मैंने बताया ना कि आपके बुक में जो दिया हुआ है ना वो आई वी ग्राफ मतलब वी आई ग्राफ है, मैं लेके चल रहा हूँ आई वी ग्राफ, क्योंकि आई वी ग्राफ जो होता है वो डायरेक्टली उसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। देखो हमने क्या लिया, जैसे आप ग्राफ खींचे हो तो क्या करते हो, आप इधर लेते हो ना, x को लेते हो ना, यहाँ y को लेते हो। मैंने यहाँ पर x की जगह पे लिया है i और y की जगह लिया है v। आपके बुक में उल्टा दिया हुआ है, यहाँ v यहाँ लिया हुआ है, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि मैं जो निकालूंगा, मैंने जो ग्राफ बनाया है आई वी ग्राफ, इसमें जो ग्राफ बनेगी उसका जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। उसमें रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, 1/r को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या हो गया, v अपॉन आई, ठीक है ना। और v अपॉन आई टेन थीटा कितना आ रहा है, v अपॉन आई। तो टेन थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप। किसी भी कर्व का स्लोप निकालते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, उसी को स्लोप बोलते हैं। इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ आई वी ग्राफ गिव्स अस रेजिस्टेंस। अब यहीं पर एक क्वेश्चन छोटा सा दे दिया कि आपको दे दिया आई वी ग्राफ, ठीक है, और ये तीन लाइन दे दी, तीन ग्राफ जैसे दे दिए, R1 R2 एंड R3। अब आपको पूछेगा कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा है तीनों में। ग्राफ में आपको देखा कि तीन सर्किट थी, तीनों में वी आई ग्राफ ये आया, तो किस सर्किट का रेजिस्टेंस ज़्यादा था या कम था, तो सबसे ज़्यादा स्लोप उसका सबसे अधिक रेजिस्टेंस। तो R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। अगर ये आई वी ग्राफ होता, सॉरी वी आई ग्राफ होता, तो ठीक इसका उल्टा आपको लिखना पड़ता। R3 ग्रेटर देन R2। बात समझ में आई, क्लियर है। सर एनसीईआरटी में तो ऐसे ही वीआई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऐसे ही वीआई ग्राफ बोला हुआ है। वी आई ग्राफ है, लेकिन सर ने आई वी ग्राफ बनाया है। वो बोलने के कुछ भी बोल दे रहे हैं, लेकिन ये ग्राफ जो है आई वी ग्राफ है और वो वी आई ग्राफ है। मतलब कुछ से फर्क नहीं पड़ता, एक्स वाई या वाई एक्स बोलते हैं ना हम लोग। अब हम जनरली क्या करते हैं, इस पे वाई लेते हैं, इस पे एक्स लेते हैं, तो एक्स वाई ग्राफ बोलते हैं, वाई एक्स ग्राफ बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो इसी वाले ग्राफ को उसमें दिखा रखा है, एनसीईआरटी में इसको दिखा रखा है। तो वही है, अब आपका लखमीर सिंह में उसको उसका उल्टा दिखा रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैंने क्या बोला कि ग्राफ हम ले सकते हैं, मैंने उस ग्राफ को लिया जहां से आपको सिखाना था मुझे ये क्वेश्चन। समझ में आई बात की नहीं आई, कि जब भी आपके पास देखना है कि वाई एक्सिस पे वी दिया हो और एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, आई, तो उस केस में जो ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा वो डायरेक्टली जो उसका स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा रेजिस्टेंस को। तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस कम। बात समझ आई कि नहीं आई।
तो अभी क्या सीखा आपने कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स अस रेजिस्टेंस, ठीक है। यस सर। दूसरी चीज क्या सीखी कि जो ग्राफ होता है वी आई ग्राफ जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से पास करता हुआ होता है। इट क्लियर? यस सर। तो ओम्स लॉ में हम यहीं तक रखते हैं आज, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। क्या